हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार सिंह आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम टेक्निकल कोर्सेज जो कि स्पेशल क्लासेस फॉर द पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए है जो कोरोना काल में घर पर रहकर या फिर कॉलेज ना चलने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ये कोर्स उनके लोगों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे आपको सबसे पहले एनालॉग सब्जेक्ट के साथ, और अगर आपका प्यार और आपका साथ हमारे साथ रहा तो हम आगे भी सब्जेक्टों को कंटिन्यू करते चले जाएंगे जैसा आपका फीडबैक आता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, मैसेज में लिखकर भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारे लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अधिक से अधिक मात्रा में हमारे इस चैनल को शेयर करें ताकि आप जैसे ही स्टूडेंटों को और लाभ मिल सके। तो हम आज शुरू करेंगे आप लोगों के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट। ठीक है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख रहे होंगे कि हमने एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस लिख रखा है। ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली पॉलिटेक्निकल ब्रांच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के दोनों स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। सेमेस्टर का फर्क हो सकता है, थोड़ा थोड़ा सिलेबस का भी एक आध यूनिट का डिफरेंस हो सकता है, बट सिमिलरली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट सिमिलरली इन टॉपिकों में से मिलता है। तो साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें जो ये सिलेबस है वो सेकंड सेम पॉलिटेक्निक का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच के लिए है। तो ईसी वाले बच्चे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी देख सकते हैं। और साथ के साथ जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जेई की प्रिपरेशन हो सकती है एसएससी के थ्रू या फिर यूपी पीएससी के थ्रू जेई का जो नोटिफिकेशन आता है, इसकी जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव तैयारी जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट कर रहे हैं, ये उनके लिए भी लाभकारी है। तो इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कराएंगे जो जेई यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो जैसे जैसे हम इसका यूनिट वाइज सिलेबस को कवर अप करेंगे वैसे वैसे हम इसके सब्जेक्ट को भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे और क्वेश्चनों को भी देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना हमें क्या क्या है, क्या क्या चीज हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यूनिट फर्स्ट। हम यूनिट फर्स्ट देखते हैं। तो हमारा यूनिट फर्स्ट में जो दे रखा है वो सेमीकंडक्टर डायोड। कुछ इंट्रोडक्शन भी इससे पहले आता है जो कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन मैं इस यूनिट को कवर अप कराने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मिलेगा, प्रॉपर वे में कंप्लीट करेंगे उसको भी। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में देखते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो सेमीकंडक्टर डायोड दे रखा है। सेमीकंडक्टर डायोड में भी आपको पीएन जंक्शन से दे रखा है। पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म्ड होता है, कैसे उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या उसकी वर्किंग है, क्या उसका सिंबल डायग्राम है, ये सब हम इस सिलेबस में जानने की कोशिश करेंगे इस यूनिट के अंदर। और इसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायोड को हम फॉरवर्ड वाइज में लगाते हैं तो कैसे करंट फ्लो होती है, और अगर रिवर्स वाइज में लगाते हैं तो कैसे करंट फ्लो होती है। दोनों कंडीशंस को हम देखेंगे इसी सब्जेक्ट में। और साथ के साथ हम इसके सिंबल्स को देखेंगे, और ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट का एक कॉन्सेप्ट है वो भी हम इसी सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर देखेंगे। साथ के साथ ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, जिसमें बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन और एवलांची ब्रेकडाउन, ये मैकेनिज्म को भी हम आपको देखेंगे इसमें। और कुछ टाइप के सच ऑफ टाइप ऑफ डायोड्स दे रखे हैं, जैसे जीनर डायोड, स्कॉटी डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, ये भी हम इस यूनिट में कवर अप करते हुए चलेंगे। साथ के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में से जो आपके जेई के क्वेश्चंस हैं वो काफी बनते हैं। मैं इसको एक टेबल फॉर्म में भी आपको समझाऊंगा, एक टेबल फॉर्म में भी दूंगा, जिससे आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है रिपल फैक्टर क्या है, या इसका पीक इनवर्स वैल्यू क्या है, पीक इनवर्स वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं इसके साथ साथ जेई के क्वेश्चंस भी आपको कवर अप कराएंगे। तो जब हम आपको इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब हम इसके क्वेश्चन भी पुट अप करेंगे। इसके साथ हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ना है, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है। दोनों रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या उसकी एप्लीकेशंस है, ये सब हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही ये यूनिट कवर अप होने के बाद हम सेकेंड यूनिट में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा पीएनपी आ जाता है, एनपीएन आ जाता है। दोनों के बारे की वर्किंग देखेंगे, दोनों का सिंबल्स देखेंगे। और इसमें हम आगे पढ़ेंगे तो कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे वर्क करती है, क्या इसका प्रिंसिपल्स है।
इसी के साथ साथ इसी में एक डेरिवेशन भी आ जाता है, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा, और इसमें भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। इसमें भी मैं कुछ आपको टेबल फॉर्म में दूंगा, जो डायरेक्टली आप उस टेबल को पढ़ने के बाद सीधे सीधे जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको आप सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आप सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट 3 का पोर्शन आ जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आपको पढ़ना है जेफेट के बारे में पढ़ना है। जेफेट क्या होता है, इसको हम फुल फॉर्म होती है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ के साथ हम इसमें ये देखेंगे एन चैनल की वर्किंग क्या है, पी चैनल जेफेट की वर्किंग क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक और पार्ट आता है मॉसफेट। मॉसफेट के बारे में भी जानने की करेंगे, मॉसफेट कितने टाइप का होता है, फंडामेंटल ऑफ मॉसफेट के बारे में यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चंस बनता है कंपैरिजन बिटवीन द जेफेट फैट एंड मॉसफेट। इसमें से भी क्वेश्चंस आपके, मैं एक टेबल फॉर्म में इसको समझाऊंगा, तो आपके डायरेक्टली जो 1 नंबर के क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव में बनते हैं वो भी आपके यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी ट्रांजिस्टर वाइजिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ट्रांजिस्टर को वाइज कैसे किया जाता है, कैसे वाइजिंग करते हैं, क्यों वाइजिंग की जरूरत पड़ती है, इसके साथ साथ डीसी लोड लाइन क्या होती है, क्यू पॉइंट क्या होता है, क्यू फैक्टर क्या होता है, ये सब इसमें हम आपको कवर अप कराएंगे ट्रांजिस्टर वाइजिंग एंड स्टेबलाइजेशन में। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी यूनिट 5 होती है, इसको बोलते हैं हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आप लोग वैसे जानते ही हैं एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है। एम्पलीफायर का मतलब होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, यानी कि लो लेवल सिग्नल को हाई लेवल फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो ये इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स के थ्रू हम सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। और सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में कुछ ड्रॉबैक रहा होगा, जिसके कारण नेक्स्ट यूनिट में हम इसका डिस्कस करेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, ये सब कवर अप करेंगे हम अपने वीडियोस में। ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कराने की गारंटी मेरी है। आप हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को देखते रहिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस और सब्जेक्ट के साथ ला सकें। तो ये इतना सब कवर अप करने के बाद हम आपको आगे अब स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था आपको पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कराने की यूनिट 1 से पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो बात ये होती है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच, दोनों ब्रांच में कुछ सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई भी आपसे जनरली एक क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि जिसको नहीं पता होता कि इलेक्ट्रिकल क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, वो भी आपसे जनरली पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। तब हम लोग जितने भी टेक्निकल कोर्स पढ़ने वाले हैं तो हम उसको सटीक से आंसर नहीं दे पाते कि बेसिकली डिफरेंस क्या है, कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यहां हम अब आपको आज बेसिक डिफरेंस बताएंगे। 8 पॉइंटों में मैं आपको उसका बेसिक डिफरेंस बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में डिफरेंस क्या है और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डिफरेंस क्या है, ये हम यहाँ पे अभी देखते हैं। इसका आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सिलेबस का, और अगर नहीं भी लिया है किसी बच्चे ने तो मैं बता देता हूँ आपको, ये बीटीयूपी की साइट पर पड़ा हुआ है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट सर्च करेंगे, वहां पर आपको ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा एज इट इज मिलेगा। नहीं तो आप किसी बुक से भी देख सकते हैं, बुक्स में फ्रंट पेज पर सिलेबस रहता है, वहां से भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिलेबस में वहां पे भी आपको मिलेगा। अब हम आपको आगे कवर कराते हैं डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये हम जानने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है बच्चों, तो एक साइड में इलेक्ट्रिकल को ले लेता हूं, एक साइड में इलेक्ट्रिकल को ले लेता हूं।
एक साइड में इलेक्ट्रिकल ले लेता हूं, एक साइड इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं कि अगर हमसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं इसमें जो करंट फ्लो होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण जनरेट होती है। तो इसमें जो करंट जनरेट होती है, करंट फ्लो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में क्या होता है, करंट फ्लो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो यहां हम देखते हैं करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। यहां पर जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो वोल्टेज करंट और होती है वो हायर होती है, हाई वोल्टेज करंट। जब वोल्टेज और करंट हायर है तो इसकी पावर भी क्या होगी, हायर होगी, इसकी पावर भी क्या होगी, हायर होगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो वोल्टेज करंट होती है वो क्या होती है, लेस वोल्टेज करंट। एंड जब लेस वोल्टेज और करंट है तो पावर भी क्या होगी, हमारी लेस होगी। यहां पर क्या होता है, हाई वोल्टेज करंट एंड पावर। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लेस वोल्टेज करंट एंड पावर। आपने देखा होगा, आपका मोबाइल फोन है, जनरली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं उसमें हम हायर वोल्टेज पर काम करते ही नहीं है। अगर कहीं पर हायर वोल्टेज डायरेक्ट एसी आ भी रही होती है तो उसको हम डीसी में कन्वर्ट करके, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके इक्विपमेंट में अपना काम करते हैं। तीसरी बात आ जाती है कि जब इसमें हाई वोल्टेज करंट और पावर की बात है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखे होंगे, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखे होंगे, उनका साइज क्या होता है, बिग साइज। साइज कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। यहां पर साइज क्या होता है, स्मॉल साइज। यहां पर साइज क्या होता है, स्मॉल साइज, ठीक। चौथे पॉइंट में हम आपको देखते हैं कि जब यहां पर साइज बिग है, स्मॉल साइज है। दूसरी चीज, जब यहां पर हाई वोल्टेज करंट एंड पावर है तो लॉसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो मोर लॉसेस, इसमें जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में संभावना होती है लॉस होने की, मोर लॉसेस होते हैं। यहां पर लेस लॉसेस होते हैं, लेस लॉसेस होते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या होता है हमारा, ये जो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, नॉन कंट्रोलिंग विद करंट, इसमें हम करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हैं इसमें हम करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग, नॉट कंट्रोलिंग डिवाइसेस, या बोल सकते हैं नॉन कंट्रोलिंग डिवाइसेस। नॉन कंट्रोलिंग डिवाइसेस, यहां पर क्या होता है, कंट्रोलिंग होती है। ये कैसी होती है, कंट्रोलिंग होती है। ये कैसा पोर्शन होता है, कंट्रोलिंग होता है। ये कैसा पोर्शन होता है आपका, कंट्रोलिंग पोर्शन होता है। अब इसके बाद क्या आता है, नंबर सिक्स में क्या है, हम जनरली इसमें कौन सी करंट होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है, एसी होती है। जनरली कौन सी करंट होती है, एसी करंट होती है, ठीक। यहां पर कौन सी करंट होती है, डीसी करंट होती है। डीसी करंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। यहां पर कौन सी करंट यूज करते हैं हम, एसी करंट यूज करते हैं। यहां पर कौन सी करंट यूज करते हैं, डीसी करंट यूज करते हैं। डीसी करंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। एसी करंट को क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। 7 पॉइंट में क्या है, ये यूनिपोलर है। ये कैसा है, यूनिपोलर है। और ये क्या है हमारा, बाइपोलर है। अभी हम बताते हैं इसको ऐसा क्यों है। आपने पढ़ा होगा यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल वो डिवाइसेस होती है जिनमें सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, एक ही डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करती है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल, और जिसमें बोथ डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। अच्छा, अब यहां बात करिए हमने यूनिपोलर की और बाइपोलर की। सबसे पहले पॉइंट में हमने आपको बताया था कि इसमें जो करंट फ्लो होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है या इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो ये क्या है, यूनिपोलर डिवाइसेस हैं, और इसमें करंट इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइपोलर डिवाइसेस। इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण करंट फ्लो होती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको बाइपोलर डिवाइसेस। और 8 पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि इसके, ये क्या है हमारा गुड कंडक्टर, ये क्या होता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और ये हमारा किसकी तरह बात करता है, सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उसमें जनरली मोस्टली हम सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं, जनरली और मोस्टली हम किसको यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। और बेसिकली जो सेमीकंडक्टर ज्यादा यूज किया जाता है वो हमारा जर्मेनियम यूज किया जाता है या फिर हमारा सिलिकॉन यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा मोस्टली फैंसी जो एलिमेंट्स है वो हम जर्मेनियम, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि होता क्या है, भी आगे देखेंगे। फिलहाल ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक डिफरेंस है जो कि किसी भी बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। और आपसे कभी कभी क्वेश्चन में इंटरव्यूअर भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल और व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक, या वो भी ये कह देता है आप मुझे इतना बताइए कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है। तो आप, ये पॉइंट आपके पास दिमाग में है, आप सीधे सीधे उसे बोलेंगे तो आपको वो समझ जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए। तो मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम सीधे सीधे पहुंचेंगे मटेरियल्स में। मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मटेरियल्स क्या क्या होते हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो हमारे 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक होता है हमारा कंडक्टर, एक होता है हमारा सेमीकंडक्टर और एक होता है हमारा इंसुलेटर्स। इसके बारे में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर किस टाइप से बिहेव करता है, क्यों ऐसा होता है। ये आप लोगों ने पहले भी फिजिक्स में पढ़ चुका होगे कि कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं चालकता। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर पॉलिटेक्निक वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जनरली मैंने एक्चुअली पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को देखा है कि वो हर चीज को हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं। खासकर जितने भी हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं वो पूरे टेक्निकल कोर्स को हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टर्म्स हैं उसको कम से कम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है लेकिन आप उसको कवर अप करेंगे तो एक्चुअली जो टेक्निकल कोर्सेज है उसमें ज्यादातर टर्म्स जो है इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो आसान लगेंगी। उसके लिए मैं एक स्पेशल, आपके लिए एक स्पेशल पॉलिटेक्निक के बच्चों को लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ने की आदत डालनी पड़े। मैं कुछ एग्जाम्पल भी लूंगा और उसके साथ मैं एक वीडियो आपके लिए डाल सकता हूं जिसकी हेल्प से आप भी उसको इंग्लिश में थोड़ा कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम अभी यहाँ टॉपिक चलाते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए डालेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा कि बेसिकली पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए हिंदी और की प्रॉब्लम्स क्यों आती है और वो इंप्रूव क्यों नहीं कर पाते। और उसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी इंप्रूव करके उसी चीज को इंग्लिश में कवर अप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ी हवा चीज है जिससे आप नहीं कवर अप कर सकते हैं, या सीबीएसई बोर्ड वाला ही बच्चा उसे कवर अप कर सकता है, यूपी बोर्ड का बच्चा भी उसे कवर अप कर सकता है। ठीक है, इतना बड़ा टिपिकल चीजें नहीं है, मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उसके लिए एक वीडियो बनाकर आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अब मटेरियल्स की। बात चल रही थी मटेरियल्स की। मटेरियल्स क्या क्या होते हैं हमारे? 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर
सेमी कंडक्टर, तीसरा होता है इंसुलेटर। थोड़ा बच्चों राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे आप वर्डिंग को समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। फिर भी आपको लेकिन समझ में आ जाएगा, जितना मैं लिख रहा हूँ उतना प्रॉपर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हो सकती है, थोड़ा फ्लो में अभी करेंगे काम तो और राइटिंग इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा साफ लिखा जाए। तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर क्या है। व्हाट इज द कंडक्टर? कंडक्टर वो डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर करंट फ्लो हो जाती है, यानी जो करंट या इलेक्ट्रिसिटी के को फ्लो कराने में सक्षम होते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है। सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो कंडक्टर से तो कम फ्लो होती है, बट इंसुलेटर से ज्यादा फ्लो होती है। यानी कि जो सेमी कंडक्टर है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की डिवाइसेस होती हैं जिनमें कंडक्टर से तो कम करंट फ्लो होगी लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा करंट फ्लो होगी। और इंसुलेटर तो कुचालक, जिनको बोलते हैं आप कुचालक हिंदी में, ना, तो ये इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम बोलते हैं मेटल। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटल। मेटल, ठीक है। इसमें भी मेटल क्या क्या हो जाती है हमारी? गोल्ड हो जाता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गोल्ड के बाद सिल्वर हो जाती है हमारी, फिर हमारी कॉपर हो जाती है, फिर हमारी एल्यूमिनियम हो जाती है। इस टाइप से हमारे जो एलिमेंट्स हैं, गोल्ड इतना कॉस्टली हो जाता है कि जिसको हम यूज करेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए जनरली हम गोल्ड को यूज करते ही नहीं है। आजकल तो आप सोने का भाव देख रहे हैं, 60,000 से ऊपर पहुंच गया, तो सोना आदमी के लिए खरीदना तो दुर्भर हो गया। उसको अगर वो मेटल एलिमेंट में यूज करेगा तो वो ऐसी दिक्कत में हो जाएगा, इतना कॉस्टली हो जाएगा उसके लिए कि उसको नहीं कर पाएगा, और फिर चोरी होने की संभावना ज्यादा रहती है। सिल्वर को भी हम बहुत कम यूज करते हैं, सिल्वर भी आजकल बहुत हाई रेट हो चुकी है, तो सिल्वर को भी हम ज्यादा यूज नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा हम कॉपर और एल्यूमिनियम में डील करना ज्यादा पसंद करते हैं कंडक्टर के लिए। तो ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको मेटल, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ये और ये जो है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी ये जितने भी हैं वो क्या है? हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है ये? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बात आती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या क्या होता है? जिसमें करंट कंडक्टर से तो अधिक होती है, कंडक्टर से अधिक होती, सॉरी कंडक्टर से कम होती है, बट इंसुलेटर से ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें करंट की फ्लो नहीं होती। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया हमारा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, सेलेनियम, ये सब क्या है? इसके एग्जांपल है सेमीकंडक्टर के, जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम। और कंडक्टर के जो एग्जांपल है वो गोल्ड, सिल्वर, Cu, एल्यूमिनियम, ऐसे करके और मेटल्स हैं जो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इंसुलेटर क्या होता है? ये होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है ये इस वजह से है कि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती है, नॉट फ्लो करंट, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इंसुलेटर के लिए एग्जांपल क्या हो सकता है? आपका गिलास हो सकता है, गिलास, सॉरी ये हो सकता है गिलास, ठीक है, वुड हो सकती है, लकड़ी, ठीक है। आप कभी भी दो वायर को लीजिए और लकड़ी के दोनों सिरों पर रखिए और बीच में से लकड़ी को पोर्शन को छुइए, आपको करंट नहीं लगेगी, क्योंकि ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं होती है। ठीक है, ये मटेरियल पैरामीटर्स थे हमारे। अब इसमें भी हम एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। इसके अंदर ही हम एक चीज और जानने के लिए पढ़ेंगे। आप लोगों ने टर्म्स पढ़ी भी होगी और नहीं भी पढ़ी है तो आज पढ़ लीजिए। एक होता है ईजी, या इसको बोलते हैं हम एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, या हम बोलते हैं इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप। दोनों नाम इसी के हैं, ये इजी के नाम है, एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब हम तीनों के लिए देखेंगे कि एनर्जी गैप क्या होता है। जिस अब तक हमने ही पढ़ा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हमने ही पढ़ा कि इसमें कंडक्टर से कम बट इंसुलेटर से ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, और हमने ये पढ़ा कि इंसुलेटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक्चुअली हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसा
पॉसिबिलिटी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी तो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई कंडक्टर तो हमने कह दिया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सेमीकंडक्टर कह दिया हमने कि भाई कंडक्टर से कम करंट फ्लो हो रही है, इंसुलेटर से ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, इंसुलेटर के लिए हमने कह दिया ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अब हम एक टर्म्स आती है एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब हमें ये यहां से क्लियर होगा कि ये गुड कंडक्टर क्यों है, सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्टर से कम क्यों है और इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं है। अब हम आज इस चीजों को क्लियर करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम तीनों टर्म्स के लिए एनर्जी गैप के बारे में पढ़ने को का देखते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारा, हमने आपको फिजिक्स में भी आपने पहले पढ़ा होगा, अगर जो 12th के बच्चे हैं फिजिक्स पढ़ के आए हैं उन्होंने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ के आए हैं तो आज हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड, ठीक है। ये बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का जो ये गैप है, ये वाला जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, ईजी, यानी कि एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछ देता है कि इसमें से कौन सा एम्प्टी होता है और कौन सा फिल्ड होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो वैलेंसी बैंड है वो हमेशा हमारा फिल्ड होता है, ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड वाला पोर्शन है वो हमेशा हमारा एम्प्टी कंडीशन में होता है, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो यहां पर होगा या फिर इसके अंदर होगा, तब जाके इस कंडक्शन बैंड में मूव करेगा, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी। तो जनरली अगर आपसे यही से क्वेश्चन पूछ देता है कि एनर्जी गैप के बारे में जब हम चल रहे हैं तो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जो कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि वैलेंसी बैंड क्या होता है, हमारा फील्ड होता है, या आप नोट कर सकते हैं, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, हमारा एम्प्टी होता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारी सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम डील करते हैं ज्यादातर जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए डील करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए हम डील करते हैं। तो एनर्जी के अभी हम दो चीज पढ़ेंगे इसमें, एक बार 0 डिग्री केल्विन पर देखेंगे कि कंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, एनर्जी गैप कैसे बिहेव कर रहा है, और 300 डिग्री केल्विन पर देखेंगे एनर्जी गैप कैसे बिहेव कर रहा है। तो एक चीज है जो हम अभी आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देते हैं, इजी जो 0 होती है जर्मेनियम के लिए होती है, जर्मेनियम के लिए होती है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इजी 0 जर्मेनियम के लिए क्या होती है, इजी 300 डिग्री केल्विन पर इजी 300 क्या होती है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर सिलिकॉन की बात करते हैं तो इजी 0 पर जो सिलिकॉन की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इजी 300 डिग्री पर क्या होती है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आप हेडिंग डाल सकते हो कि एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक। इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की है। तो
इजी जीरो पर कितना होता है, जर्मेनियम की वैल्यू 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन की 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इजी 300 डिग्री केल्विन पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन की 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, और अगर सबसे अच्छा तो ऑप्शन आजकल मोबाइल में आ गया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आप ले लीजिए। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हो कि जो एनर्जी गैप है वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एनर्जी गैप क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर 0.785 है, अगर हम जर्मेनियम के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे 7.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में कम हो रही है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे देखें तो क्या चीज बढ़ा रहे हैं, ये क्या है हमारा 0 और 300 क्या है, टेम्परेचर है। तो आप सीधे सीधे देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी गैप क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि हमने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया एनर्जी गैप धीरे धीरे डिक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर के साथ जो एनर्जी गैप का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, 1/Eg टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल 1/Eg। यहां सीधे सीधे देख सकते हैं कि अगर एनर्जी गैप बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, और अगर एनर्जी गैप घट रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा एक टर्म्स आती है पीटीसी। पीटीसी आपने पढ़ा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इधर लिख लेते हैं हम पीटीसी, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या होता है पीटीसी, कोई भी पैरामीटर जब टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, कोई भी पैरामीटर जब टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है तो उसको हम बोलते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और एक होता है एनटीसी, एनटीसी इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कोई भी पैरामीटर जब टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है तो हम उसको बोलते हैं एनटीसी। अच्छा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि जो टी का रिलेशन एनर्जी गैप के साथ है, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी गैप हमारा क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो अगर हम टेम्परेचर सपोज दैट वो ही कर सकता है कि टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन पर एनर्जी गैप डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या दोनों होगा, या नन ऑफ दीज होगा। इस टाइप से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वो सीधे सीधे क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपको ये दोनों वैल्यूज पता है तो आप सीधे सीधे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो और ये टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है तो वैल्यू एनर्जी गैप की घट रही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर टी बढ़ रहा है तो एनर्जी गैप घटेगा, और अगर टी घट रहा है तो एनर्जी गैप बढ़ेगा। दोनों में जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप है। अच्छा, इसी चीज से अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि ये पीटीसी है या एनटीसी है। कोई भी देखकर बता सकता है कि जो पैरामीटर है टेम्परेचर के साथ अगर हमारा घट रहा है तो क्या हो जाता है, एनटीसी हो जाता है, और अगर बढ़ रहा होता तो क्या हो जाता, पीटीसी हो जाता। दैट इज द वैल्यू। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेटल हमने पढ़ा था, मेटल के बारे में देखते हैं कि भाई एनर्जी गैप हमने बोला वो गुड कंडक्टर है, तो है कैसे वो, ये तो हम जानने की कोशिश करते हैं। एनर्जी गैप बैंड के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि वो गुड कंडक्टर क्यों है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, मैं इसको रफ कर लेता हूं। ये हमारा डायग्राम है मेटल्स के लिए। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारा वैलेंसी बैंड हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वैलेंसी बैंड, ठीक है। यहाँ पर कोई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्रीली कंडीशन में है, वो कहीं भी जा सकता है, फ्रीली कंडीशन में है, इलेक्ट्रॉन फ्री है हमारा मूव करने के लिए। तो ये जो T बराबर 0 केल्विन, T बराबर 0 केल्विन हमें दिखाई दे रहा है कि कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा फ्री है और T बराबर 0 केल्विन पर। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री है, तो यानी चार्ज मूव करने के लिए फ्री है, तो जब चार्ज मूव करेगा तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एट T बराबर 0 डिग्री केल्विन पर मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, एट क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज ऑलवेज अवेलेबल इन ए मेटल इवन एट द 0 डिग्री केल्विन पर, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है 0 डिग्री केल्विन पर। तो ये हमारा मूव करने के लिए सक्षम है, यानी मूव कर सकता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट 0 केल्विन, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हमने टेम्परेचर सपोज दैट 300 डिग्री केल्विन कर लिया, तो क्या होगा, ये वाली जो लाइन है, अभी तो दोनों लाइन एक जगह पर है, तो जैसे जैसे हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हमने अभी तक पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी गैप घटता है या बढ़ता है, एनर्जी गैप बढ़ता है, सॉरी एनर्जी टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी गैप घटता है। तो अब क्या होगा, ये एनर्जी गैप अभी तो यहाँ था, बिल्कुल नेग्लिजिबल था, लेकिन जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाली जो लाइन है वो इसके अंदर घुस जाएगी और ये वाली जो लाइन है वो इसके अंदर घुस जाएगी, यानी कि डायग्राम कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंसी बैंड, और ये बीच में कंडीशन क्या आ जाएगी, दोनों लाइन एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी, कंडीशन बैंड के अंदर और वैलेंसी बैंड के अंदर। इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। और ये होता है हमारा T बराबर 300 केल्विन, ये होता है T बराबर 300 केल्विन पर कंडीशन आ जाती है ओवरलैपिंग। तो यानी कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ओवरलैपिंग भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ओवरलैपिंग करती जाती है। तो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करने के साथ साथ जो इसका रिलेशन है ओवरलैपिंग का रिलेशन है वो क्या करता है, टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ रहा है। अच्छा, ये पीटीसी है एनटीसी है, अभी हमने आपको पहले बता दिया था कि पीटीसी क्या होता है, एनटीसी क्या होता है। अच्छा, कोई बता सकता है कि टेम्परेचर के साथ कोई पैरामीटर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये जाहिर सी बात है ये पीटीसी है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ ओवरलैपिंग बढ़ रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ओवरलैपिंग बढ़ रही है, यानी इसका रिलेशन क्या है, टी बढ़ रहा है तो ओवरलैपिंग बढ़ रही है। तो ये कैसा है, पीटीसी ऑफ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द मेटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग की कंडीशन हो गई। और आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है वो किस में ऑकर होती है, सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में, मेटल में, या इनमें से किसी में नहीं। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं, आज कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया हो तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि सर ये मेटल्स में कंडीशन जनरेट होती है ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग कंडीशन कहां पर होती है, मेटल के अंदर जनरेट होती है। तो सीधे सीधे पता लग गया हमें ओवरलैपिंग कंडीशन कहां आ रही है, ये आ रही है T बराबर 300 डिग्री केल्विन पर, 300 केल्विन पर, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक समझ में आया होगा आप सभी को, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, मेटल्स के बाद आता है हमारा सेमीकंडक्टर, मेटल्स के बाद आता है हमारा सेमीकंडक्टर। इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन पर ही, यानी 0 डिग्री केल्विन पर ही इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशंस में होता है, इसलिए 0 डिग्री केल्विन पर ही मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे तो उसकी ओवरलैपिंग कंडीशन आ जाती है, तो हायर
करंट जनरेट होना शुरू हो जाती है और लास्ट कंडीशन ये हो जाती है कि वो ओवरलैप में कंडीशन कर जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ओवरलैपिंग किसके अंदर आती है, मेटल के अंदर, सेमीकंडक्टर के या इंसुलेटर के या नन ऑफ दीस के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपको कभी कभी एक कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मेटल्स के अंदर ओवरलैपिंग कंडीशन जनरेट होती है। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया है कि हम साथ के साथ यूपीपीसीएस, जेई और जेई एसएससी की भी तैयारी कराते चलेंगे, बताते चलेंगे। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम इससे आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आपको और जेई के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। मेटल्स हो गया, मेटल्स के बाद सीधे सीधे हम आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं क्या होता है। सेमीकंडक्टर को देखते हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी गैप जो होता है वेरी स्मॉल होता है और अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर, उसके अंदर क्या था, एनर्जी गैप था ही नहीं। अब यहां पर देखेंगे तो एनर्जी गैप इजी क्या होता है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, या इसको बोल सकते हो अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, या फिर होता है किसके बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये हमें पता है कंडक्शन बैंड होता है, ये हमें पता है वैलेंसी बैंड होता है। ये भी हम पढ़ चुके थे कि ये कंडीशन क्या होती है, एम्प्टी होती है, ये कंडीशन क्या होती है, फिल्ड होती है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एनर्जी गैप होता है, जो कि हमने बता दिया सेमीकंडक्टर के लिए कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर के लिए कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये T बराबर 0 केल्विन, T बराबर 0 केल्विन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से करेगा, वैलेंसी बैंड से। इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। ठीक है, तो T बराबर 0 केल्विन पर हमने देखा कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वैलेंसी बैंड फिल्ड होता है, इजी एनर्जी गैप क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हम देखते हैं कि यहां पर क्या है कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन नहीं है। तो एट T बराबर 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एज एन इंसुलेटर। यानी कि जब T बराबर 0 केल्विन है तो सेमीकंडक्टर हमारा कैसा बिहेव करता है, एज एन इंसुलेटर, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है या फिर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ही नहीं है। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी है, वैलेंसी बैंड हमारा फिल्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं को मूव ही नहीं कर रहा है। जब मूव ही नहीं कर रहा है तो चार्ज जनरेट होगा कैसे, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कैसे। तो T बराबर 0 केल्विन पर हमारा सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एज एन इंसुलेटर। ठीक, अब जैसे ही हमने T बराबर इसको 300 डिग्री केल्विन किया, कितना किया, T बराबर 300 केल्विन किया, तो क्या होगा, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। T बराबर 300 केल्विन पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है हमारे, वो क्या है हमारे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे होल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से ऊपर को मूव करता है, तो वो उसकी जगह पर क्या जनरेट हो जाते हैं, होल्स जनरेट हो जाते हैं। क्या जनरेट हो जाते हैं, होल्स जनरेट हो जाते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे क्या है, होल्स हैं। ठीक है, एट T बराबर 300 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर अवेलेबल, सॉरी,
T बराबर 300 केल्विन, एट T बराबर 300 केल्विन पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वैलेंसी बैंड में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करा है तो उसकी जगह पर क्या हो गया है, होल्स जनरेट हो गया है। तो एट T बराबर 300 केल्विन पर कंडक्शन बैंड फिल्ड विद द हेल्प ऑफ, कंडक्शन बैंड किससे फिल्ड है, हमारा इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, इसीलिए T बराबर 300 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एज एन कंडक्टर, यानी कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज एन लाइक एन कंडक्टर, एज लाइक एन कंडक्टर बिहेव करेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगी, करंट पास होगी, करंट क्या होने लगेगी, पास होने लगेगी, ठीक है। तो 300 डिग्री केल्विन हमने देखा था, 0 डिग्री केल्विन पर क्या था, कंडक्शन बैंड एम्प्टी था, वैलेंसी बैंड फिल्ड था, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके कहाँ पहुंचे, कुछ इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। जो इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन छोड़ी है उनकी जगह पर क्या जनरेट हो गए, होल्स हो गए। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हो चुके हैं तो हमारे T बराबर 300 केल्विन पर करंट जनरेट हो जाएगी। हमने पहले भी आपको बता दिया था जब इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया था कि इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण ही करंट जनरेट होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो यहाँ पर क्या है, हमारी करंट जनरेट हो जाएगी। अब देखते हैं एनर्जी गैप फॉर इंसुलेटर। लास्ट बचा है हमारा एनर्जी गैप फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर क्यों इंसुलेटर है ये अब हमें पता लग जाएगा, ठीक है। ये हम देखते हैं अभी इंसुलेटर क्यों इंसुलेटर है। और सारे इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव नहीं कर सकते, बता देते हैं हम आपको कि ये जो एनर्जी गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स और आते होंगे तो वो यहीं आकर डैमेज हो जाते हैं, यहीं आकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इतनी एनर्जी होती है, जिनके अंदर एनर्जी होती है वो कंडक्शन बैंड में कर जाते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर में जो करंट है, सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो कंडक्टर से कम है, क्योंकि कंडक्टर में क्या है, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले ही 0 डिग्री केल्विन पर रहता है, उसके बाद तो ओवरलैपिंग कंडीशन जनरेट हो जाती है हायर टेम्परेचर पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच रहे हैं, यहीं पे आके डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो इससे ऊपर पार कर जाते हैं वो इसके अंदर पहुंच जाते हैं। तो जब पहुंच जाते हैं तो इसलिए करंट जनरेट होती है, बट किससे, कंडक्टर से कम जनरेट होती है। वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वहां पर एनर्जी गैप कुछ नहीं था, नथिंग था, और जब जैसे ही बढ़ाया तो एनर्जी गैप क्या कर गया, ओवरलैपिंग कर गया। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टेम्परेचर बढ़ाया भी होगा तो थोड़ा सा एनर्जी गैप कम हुआ होगा। जब एनर्जी गैप कम हुआ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पर मूव कर गए होंगे। पहले कंडीशन क्या रही होगी, ये इलेक्ट्रॉन ने मूव तो किया होगा, बट स्पेस एनर्जी गैप होने के कारण वो इसी गैप के अंदर आके डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, तो डेड बन गए होंगे। तो इसीलिए वो कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर क्या करता है, बिहेव एज लाइक एन इंसुलेटर। लेकिन जब हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने पर एनर्जी गैप क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर एनर्जी गैप कम हुआ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कंडक्शन बैंड में आ गए होंगे। जब कंडक्शन बैंड में आ गए होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी T बराबर 300 डिग्री केल्विन पर हो गई होगी, ठीक है। अब आता है हमारा इंसुलेटर। अब हमारा क्या आता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं भाई। इंसुलेटर को क्यों छोड़े कि भाई ये कंडक्टर नहीं है। अब इसके बारे में हम देखते हैं, इसका जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप क्या होता है, वेरी लार्ज, ठीक है। कितना वेरी लार्ज होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू कितना होता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका जो एनर्जी गैप है वेरी लार्ज है, कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं भाई। इसके डायग्राम से क्या नफरत है, इसको भी देख ही लेते हैं हम। कंडक्शन बैंड, ये हमारा हो गया वैलेंसी बैंड, और ये हमारा बीच का क्या हो गया, एनर्जी गैप। और कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, T बराबर 0 केल्विन। T बराबर क्या हो गया, 0 केल्विन पर हो गया। और ये पता है हमारा एम्प्टी है, और ये हमारा फील्ड है। लेकिन एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जो मूव कर भी रहा होगा वो यहीं आके डिस्ट्रॉय हो जा रहा होगा, खत्म हो जा रहा होगा।
तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसके अंदर एनर्जी गैप इतना अधिक होने के कारण अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते, एनर्जी गैप के बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो पाती है। इसीलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अभी हमने इससे पहले जब एनर्जी गैप पढ़ाने से पहले हमने आपको बताया था, तीनों के बारे में बताया था कि वो कंडक्टर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इंसुलेटर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सेमीकंडक्टर क्या है, वो इन दोनों के बीच की करंट फ्लो करता है। लेकिन अब हमने प्रैक्टिकली देखा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप की हेल्प से हमने देखा कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमें तीनों चीजें क्लियर हुई कि भाई पहले में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे एट T = 0 केल्विन पर और एनर्जी गैप था ही नहीं। दूसरे में हमने देखा नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था जो कि कम था, जिसके कारण मूव तो किए, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा एनर्जी गैप घटा और वो करे। यहाँ एनर्जी गैप घटा भी होगा तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया होगा, लेकिन वो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किए होंगे वो उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। तो जब चार्ज कैरियर्स आगे तक पहुंचा ही नहीं, कंडक्शन बैंड तक पहुंचा ही नहीं, तो करंट कैसे फ्लो हो सकती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंसुलेटर बिहेव लाइक एज एन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमने 3 चीजें पढ़ी, कि ये भी पूछ सकता है कि हाँ इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि हम जो जनरली पढ़ते हैं उससे हटके, क्योंकि इतना तो सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, हर कोई बच्चा पढ़ रहा है, किताबी नॉलेज तो हर कोई बच्चा ले ही रहा है। तो जब अब एग्जाम थोड़ा टफ होते चले जा रहे हैं भाई, क्राउड जो है बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़कर निकल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज करके निकल रहे हैं, तो अब एग्जामिनर क्या चाहता है, कुछ ऐसा पूछे जो बच्चे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को डिफाइन करे। वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा चाहते हैं तो वो उसको डिफाइन करे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन पर हम कभी कभी ध्यान नहीं देते, जैसे कि ये क्वेश्चन। अगर वो ये पूछ सकता है कि भाई इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप है वो कितना होता है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अगर वो आपको ऑप्शन में दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप सीधे सीधे टिक कर दिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिए, या वो दे सकता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप उसको कट कर दीजिए। ऐसे ये पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप कितना होता है एट T = 0 केल्विन पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो ये पूछ सकता है कि एनर्जी गैप जो है जर्मेनियम के लिए T = 0 केल्विन पर हमने जो पॉइंट लिखवाया था 0.782 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और T = इजी 300 डिग्री केल्विन पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही सिलिकॉन का लिखवाया था हमने 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके जेईई एग्जाम या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पुट अप कर लेता है। तो कोई भी टॉपिक को आप मिस मत कीजिए, कोई भी हमारा जितना भी टॉपिक है आप उसको कवर अप कीजिए। एक बार नहीं 2 बार आप वीडियो देखिए, आपको पूरा क्लियर और शॉर्ट समझ में आएगा, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और हमारा मकसद भी है कि आपको सारी चीजें इस तरीके से क्लियर कराई जाए, बिल्कुल बेस कोर्स से लेकर चलेंगे और लास्ट टॉपिक तक हम खत्म करेंगे जो हर बच्चे की समझ में आए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर बच्चे की समझ में आए, और किसी को कोई भी दिक्कत हो सकती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे इस आईडी पर कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपका कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव कराने की। ठीक है, तो फिलहाल हमने आपको पूरा कोशिश की है कि आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझ में आए, और फिलहाल आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर अप करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा चलेगा तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर हम क्या करेंगे कि इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि एक टेबल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अगले लेक्चर में मैं आपको एक टेबल दूंगा जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है। मैं एक टेबल दूंगा मेटेरियल्स पे, जिसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे, तीनों के लिए देंगे हम, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के लिए एक टेबल बनाकर हम इसको देखेंगे, तो वो उस वाले लेक्चर में हम कवर अप कर लेंगे। तो आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ये हमारी कामना है आपसे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आप जैसे स्टूडेंट भी इस वीडियो का लाभ लेकर वो भी सब्जेक्ट के बारे में जान सकें। और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमारे से जुड़े रहें। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, गुड बाय।